सबसे पहले तो चित्रकूट नगर थाना प्रभारी हों, हॉस्पिटल के डायरेक्टर हों और जो गायनेकोलॉजिस्ट है, इनके खिलाफ तो मामला बनता सीधे तौर पे बनता है कि जो एविडेंस था उसको इन्होंने नष्ट करने का काम किया। हॉस्टल जिस बिल्डिंग में चल रहा था, तो जिस मनीष रंजन की गिरफ्तारी हो गई है वो हॉस्टल संचालक नहीं है, वो बिल्डिंग का मालिक है। उसने लीज पे दे रखा था। तो बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी किस आधार पे की गई है? उन्होंने तो लीज पे दे रखा था। तो सिर्फ ये खानापूर्ति तो नहीं है, उसने काफ़ी छटपट में विरोध किया था और इसी वजह से उसके बदन पे भी जो चोट के निशान थे, नाखून में जो कई जगह निशान थे। तो इन सबों को लेकर ये इस बात से इनकार नहीं किया कि इसके साथ गलत नहीं हुआ है। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पीड़िता का इलाज चलते रहा। उस समय वो बयान देने की स्थिति में होगी, लेकिन उसके पास वो बयान उसका नहीं लिया जा सकता। बिहार की राजधानी पटना, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी बैठते हैं, उसी राजधानी पटना में मेडिकल की छात्रा के साथ कुकृत्य यानी घिनौनी घटना को हॉस्टल संचालकों के द्वारा अंजाम दिया गया। और इस पूरे मामले में इंसाफ की लड़ाई पीड़ित परिवार लड़ रहा है। पहली दफ़ा इस तरह के मामले को लेके पुलिस ने कहीं ना कहीं मामले की लीपापोती कर रही थी और लगातार शुरुआती दौर से ही पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इसे कुछ अलग ही मामला बता रहे थे। लेकिन पटना के पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ। यानी छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ओझा जी हैं। सर, किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम है और शुरुआती दौर से जो पीड़ित परिजन है जो वो इसे रेप और हत्या बता रहे थे, लेकिन पुलिस का जो वक्तव्य आता है, पुलिस का जो बयान आता है और एएसपी से लेके एसएसपी को किस बात की जल्दीबाजी थी कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये मामला नींद की गोली के ओवरडोज का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार किया जाता, वहीं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वहाँ पे, अस्पताल प्रशासन, उन्होंने भी पुलिस को गुमराह करने का काम किया। अब इस पूरे मामले में एसआईटी टीम का गठन किया गया। आखिर शुरुआती दौर से लेके अभी तक जो पुलिस की जांच की आज जिन लोगों तक पहुंची है, पुलिस के कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं और आपका एक लंबा अनुभव रहा है, अपराध की घटनाओं को आप देखते आए हैं। आखिर आपको क्या लगता है, पुलिस सही एंगल में जांच कर रही है? नहीं, अब कल के पहले तक एक पूरी घटनाक्रम को देखें तो पुलिस की जांच में काफ़ी लूज फॉल्स थे। 6 तारीख को पीड़िता को एडमिट कराया गया था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। वो बेसिकली हार्ट हॉस्पिटल है। वहाँ किन कारणों से एडमिट कराया गया ये भी सवाल को घेरे में है। बगल में राजेश्वर हॉस्पिटल है, वहाँ भी एडमिट कराया जा सकता था, लेकिन हार्ट हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया गया, पहली तो वो बात है। अगर हॉस्पिटल में इस तरीके के मामले सामने आए थे, इस तरह का पेशेंट आया था, तो क्या उन्होंने कदम कुआं थाना को इन्फॉर्मेशन दिया था? क्या पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया था? चाहे हॉस्टल संचालक हो या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, क्या? तो फिर 6 तारीख को इस पूरे मामले की कहीं एंट्री हुई थी जो हमारी जानकारी में नहीं हुई थी। 9 तारीख को पूरी घटना की जानकारी जब होती है आला अधिकारियों को दी जाती है और मौके पे चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी जो हैं वहाँ पे पहुँचती हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी जाती है कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ है। यानी कि 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पुलिस इस पूरे मामले को जानते हुए भी अनजान बनी रही। अगर कदम कुआं थाने को जानकारी दी गई थी तो ओडी पदाधिकारी ने इस पर बयान क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस वक्त पीड़िता होश में थी। 9 तारीख से जब वो कोमा में चली जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि कोमा में चली गई है, उसके बाद उस पूरे मामले में लेकर फर्द बयान उनके परिजनों का दर्ज किया जाता है। अफसोसजनक है कि सारे अधिकारी यहाँ पे थे, इस साक्ष्य ऐप था, लेकिन उसके बावजूद पीड़िता का कहीं कोई बयान नहीं लिया गया। ये एक पहला जो लूज फॉल्स था वहाँ पे था। उसके बाद 10 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर एएसपी सदर अभिनव कुमार ने जो बयान दिया था वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान था, क्योंकि परिजन लगातार ये बात कर रहे थे कि ये पूरा मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है। बदन पे कई जगह चोट के निशान है, पीठ पे निशान है। और उन लोगों ने, परिजन ने जब बॉडी देखी थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन डॉक्टर हो या फिर पुलिस, किसी ने परिजनों की बातों पे ध्यान नहीं दिया था। अब जो ये कहा जा रहा था, एक गायनेकोलॉजिस्ट के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने चेकअप किया था प्रथम दृष्टया, और जो यूरिन जांच हुई थी उसमें नींद की दवा के असर मिले हैं और उन्होंने ऐसा कोई भी इंटरनल पार्ट में जख्म में निशान नहीं मिला था।
चोट क्यों लगी इसके बारे में बोले कि ये पता किया जाए कि चोट बदन के बाहरी हिस्सों में, शरीर के बाहरी हिस्सों में क्यों लगी थी, लेकिन इंटरनल पार्ट के बारे में कहीं जिक्र जो गायनेकोलॉजिस्ट के हवाले से 4 पॉइंट डाले गए थे पटना पुलिस के ग्रुप में सिटी एसपी ईस्ट के द्वारा, उसमें कहीं इस बात का चर्चा नहीं किया गया था। परिजन लगातार मांग उठा रहे थे। डेड बॉडी जब उन्हें मिल गई तो उसके बाद उनके परिजनों के ऊपर FIR दर्ज किया गया, लेकिन वो अपनी मांग पे अड़े हुए थे। मामला बढ़ा, सीनियर एसपी को भी सामने आना पड़ा और सीनियर एसपी ने भी जो एएसपी की जो बातें थी उसी को दोहराया कि यह रेप का मामला नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट का मामला नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने भी एक प्राइवेट नर्सिंग होम के प्राइवेट डॉक्टर के हवाले से यह दावा किया, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। किसी सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, सरकारी डॉक्टर ने यह बयान नहीं दिया था, जिसके हवाले से पटना पुलिस लगातार 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मामले पर हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई थी। लेकिन जब मामला बढ़ा, उसके बाद जब PM रिपोर्ट आई, उसके बाद से सीधे पटना पुलिस ने पूरे मामले में U-टर्न ले लिया। वो लगातार कहते रहे कि उसके बाद कहा गया कि नहीं, इसमें इस संभावना मेडिकल रिपोर्ट में है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने भी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी, मैंने भी जो चिकित्सक है उनसे सलाह ली, उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट पार्ट पे चोट के निशान थे, क्लॉट ब्लड था, और इससे साफ पता चलता है कि पीड़िता ने काफ़ी छटपट में विरोध किया था और इसी वजह से उसके बदन पे भी जो चोट के निशान थे, नाखून में जो कई जगह निशान थे। तो इन सबों को लेकर ये इस बात से इनकार नहीं किया कि इसके साथ गलत नहीं हुआ है। उन्होंने आगे की जांच के लिए, चूँकि उसमें पोस्टमार्टम हो चुका था, बेसरा प्रिजर्व करने को लेकर, सीमन प्रिजर्व लेकर जांच की बात कही थी। अब उसमें आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या होता है। 2 सवाल है। अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई एडमिट होते हैं या उन्हें कहीं पे कटा छटा रहता तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। अगर बच्ची का 6 तारीख को तबीयत खराब हुआ, उसे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, अगर वो होश में थी तो तुरंत नज़दीकी थाना से संपर्क करना चाहिए था। और जिस प्रकार से जो गायनी डॉक्टर हैं, जो प्राइवेट पार्ट में जो चोट के निशान थे, शरीर पे 12 जगह खरोच के निशान थे, इसे छिपाया गया, प्राइवेट पार्ट की बात को छिपाया गया। इससे साफ तौर पे माना जाए कि हॉस्टल संचालक और अस्पताल प्रशासन जो था वो इस पूरे मामले को यही बात मैं कह रहा हूँ कि 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक पीड़िता का इलाज चलते रहा। उस समय वो बयान देने की स्थिति में होगी, लेकिन उसके पास वो बयान उसका नहीं लिया जा सका। 9 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज किया गया। तो प्रथम दृष्टया तो जब रिपोर्ट आई है, PM की रिपोर्ट है, तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया था, सतीश का नाम नहीं, डॉक्टर सतीश तो हैं ही, हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर हैं, तो वो नाते हैं। लेकिन जो जिस गायनेकोलॉजिस्ट ने उसकी जांच की थी और जिनकी रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि सुसाइडल केस है, इन दोनों के खिलाफ तो FIR होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एविडेंस को नष्ट करने का काम किया। गुमराह भी किया पुलिस को नहीं। देखिए, ये बात भी जो जानकारी वहाँ से मिल रही है कि जब इसको लाया गया तो पुलिस वहाँ मौके पे पहुँची थी 6 तारीख को। चित्रकूट नगर थाना की पुलिस वहाँ पहुँची थी और परिजनों को ये कहा गया था कि अभी इलाज चल रहा है, अभी आप इसमें शोर शराबा नहीं कीजिए। तो पुलिस तो पहुँची थी, किन चीज़ों को लेके इसको आलाधिकारियों को नहीं बताया गया था, ये जाँच का विषय है। और सबसे पहले तो चित्रकूट नगर थाना प्रभारी हों, हॉस्पिटल के डायरेक्टर हों और जो गायनेकोलॉजिस्ट है, इनके खिलाफ तो मामला बनता, सीधे तौर पर बनता है कि जो एविडेंस था उसको इन्होंने नष्ट करने का काम किया। एक आखिरी सवाल है, इस पूरे मामले को लेके पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा से अभी हमारी बात हुई है। SIT टीम का गठन किया गया, कई तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को इसमें लगाया गया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि SIT तो काम करेगी, एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी भी फरार हैं और अस्पताल प्रशासन से किसी तरह की पूछताछ नहीं की जा रही? अभी भी इसमें कई लूज फॉल्स हैं। SIT जो गठन किया गया है, सबसे पहले तो जो जानकारी मिली कि जो हॉस्टल जिस बिल्डिंग में चल रहा था, तो जिस मनीष रंजन की गिरफ्तारी हो गई है, वो हॉस्टल संचालक नहीं है, वो बिल्डिंग का मालिक है। उसने लीज पे दे रखा था। तो बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी किस आधार पे की गई है? उन्होंने तो लीज पे दे रखा था, तो सिर्फ ये खानापूर्ति तो नहीं है। मैं वहाँ खुद गया था हॉस्पिटल में, वहाँ पे कोई सील नहीं किया गया है। आज सुबह में कई लोग हॉस्टल के अंदर जा रहे थे, आ रहे थे, चप्पे चप्पे पे घूम रहे थे, तो इससे एविडेंस ख़राब होने का पूरी तरह संभावना है। तो एक तो बिल्कुल साफ़ हो जाए कि या तो पुलिस जानबूझ के लापरवाही बरत रही है, नहीं तो जो हॉस्टल संचालक की बात आ रही है, उनके पटना के अलग अलग इलाकों में अलग अलग हॉस्टल चलते हैं, कई हॉस्टल चलते हैं उनके खिलाफ हाथ डालने से पुलिस परहेज़ कर रही है। तो जो SIT बना है,
जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इनिशिएटिव लिया और उसके डीजीपी से रिपोर्ट मांगी और उनके कहने के बाद एसआईटी बना है। सबसे पहले तो इस पूरे एसआईटी से जो एएसपी हैं अभिनव कुमार, उनको दूर रखा जाना चाहिए, थाना प्रभारी को दूर रखा जाना चाहिए। आज भी जब मौके पर अधिकारी पर एसआईटी की टीम पहुंची थी तो वो दोनों वहां मौजूद थे। तो इन दोनों को वहां से हटाकर ही, इस पूरे कांड से हटाकर ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच संभव है। चलिए, सीधे तौर पे अमिताभ ओझा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपराध पर कहीं ना कहीं कई खबरें उन्होंने कवरेज किया और एक लंबा अनुभव है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर न्याय चाहिए तो एसआईटी टीम में कुछ ऐसे भी पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने मामले की लीपापोती की और इस पूरे घटनाक्रम में कुछ दिनों तक जो अस्पताल में पीड़िता एडमिट थी, अगर पुलिस चाहती तो उसका बयान दर्ज किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। अगर वाकई में पीड़िता को न्याय चाहिए तो पुलिस को कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीटीआई समाचार, पटना।